आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों, इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये अभियान क्यों शुरू किया गया? हमारा आरक्षण जो 1991 में मिला था, उसके बाद 2013 में मिला, उसके बाद 2017 में मिला, लेकिन आज तक कभी नहीं मिला। और उसके बाद हमारे समाज में एक चीज बहुत ज्यादा प्रचारित की गई, अगर हमने आरक्षण की मांग की तो समाज में बिखराव आया। हमारे समाज के लोग ज्यादा कहते हैं कि हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी तो दूसरी जातियां इकट्ठी हो गई। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आरक्षण की मुहिम सबसे पहले 2006 में कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस DS तेवतिया जी ने शुरू की थी और उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। अगर समाज के पास वो संसाधन नहीं है, उतनी जमीनें नहीं है, और जो हमारे बराबर की जातियां हैं, चाहे वो यादव हैं चाहे सैनी हैं, उन सबको ये आरक्षण का अधिकार है, हम उससे वंचित हैं, तो हमें भी अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद चौधरी छोटूराम जी के जन्मदिन पे 24 नवंबर 2006 को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का गठन हुआ और उसने आरक्षण के लिए अपनी मुहिम शुरू की, जिसके तहत सभाएं करना, जन जागरण अभियान चलाना, कहीं रेल रोकी, कहीं पानी रोका, और 2010 में पहली शहादत होगी आरक्षण आंदोलन में सुनील शोराण की माइयड़ में। 2011 में दूसरी शहादत हुई संदीप कड़वासरा की। 2012 में तीसरी शहादत हुई विजय कड़वासरा की, और उसके बाद हमें 2013 में तत्कालीन सरकार ने आरक्षण दिया। तब तक तो किसी ने ये नहीं कहा और कोई जाति हमारे खिलाफ नहीं। इसका मतलब दूसरी जातियों को हमारे खिलाफ भड़काने का या हमारे खिलाफ प्रोत्साहित करने का कारण जाट आरक्षण मांगना नहीं। जब 2014 में यह सरकार बनी तो सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच करके और राजकुमार सैनी नामक एक जीव से, मैं तो उसको इंसान नहीं कहता, वो जीव ही था, और मनीष ग्रोवर, उनकी अध्यक्षता में एक 35 जाति की ब्रिगेड बनाई गई और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। और 2016 में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कोई आंदोलन की घोषणा नहीं की थी, लेकिन कुछ सो कार्ड खापे और कुछ सरकार के लोगों ने मिलकर के 14 फरवरी 2016 को सांपला में इसकी शुरुआत कर दी। और जो ही युवा जुड़ा, वो जो शुरुआत करने वाले लोग थे, उनका अता पता नहीं लगा। वो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और सरकार के षड्यंत्र कामयाब होने शुरू हो। उसमें अंततः 31 शहादत हुई, 18 हमारे समाज के और 13 दूसरे समाज। उस समय सरकार ने जो 13 दूसरे समाज के लोग की मृत्यु हुई थी, उनको शहीद मान लिया और 10-10 लाख रुपए दे दिए। और हमारे 18 बच्चे जिन्होंने शहादत दी, उनके मौत के बाद भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, अब ये तो उग्रवादी थे। उसके बाद ये ज्यादा तांडव रोहतक, सोनीपत और झज्जर में था। उसके बाद जब वहां के लोगों पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, उसका प्रभाव सारे हरियाणा में पड़ा। मुकदमे तो फिर सारे हरियाणा में दर्ज हुए, लेकिन वहां ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हुए। तो लोगों ने आग्रह किया और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 29 जनवरी 2017 को शुरू करके 19 मार्च 2017 तक 52 दिन
लगातार शांति प्रिय धरने चलाए, जिनमें लाखों लाखों लोगों की हाजिरी थी। और उसी कड़ी में आपके पड़ोस के गांव गिगनाऊ में भी आपका धरना लगातार चला। सारा सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। अंततः सरकार ने 19 मार्च 2017 को केंद्र के 2 मंत्रियों की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आप लोगों की सारी मांगे मान ली। जो हमारे शहीद हुए थे उनको 10-10 लाख रुपए भी दिए और शहीद परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी, घायलों को पैसे दिए और मुकदमे वापसी के लिए सरकार ने आदेश कर दिए। वो मुकदमे वापस लिए जाने थे, लेकिन उसमें भी बाद में हाई कोर्ट से स्टे लग गया। एक आपने सुना हो मुरथल कांड मामला था, जिसमें जो कुछ था ही नहीं, एक जज ने 100 कॉल्ड मोटो लेते हुए और वो अफवाह फैलाई। भगवान ने उस जज को तो काफी जल्दी बुला लिया अपने पास, लेकिन उसमें न कोई शिकायत करता, न कोई गवाह, न कोई जगह चिन्हित, उसके बावजूद भी हमारे समाज को बदनाम करने के लिए। तो उस मुकदमे की तारीख थी, उसमें एक MS क्यूरी होता है हाई कोर्ट में, कोर्ट की सहायता के लिए अनुपम गुप्ता नाम का वो वकील है। उसने उस तारीख के समय कहा, अगली सरकार तो इन गुंडों को, इन जो जलाए थे घर, उन लोगों के मुकदमे भी वापस ले रही है, तो ये सरकार जो है ना मुरथल कांड का खुलासा कैसे करेगी। तो हाई कोर्ट ने उस मामले में जो सरकार ने मुकदमे वापस लिए थे उन पर स्टे लगा दिया। अब उसकी जल्दी तारीख है, दहिया साहब उसकी पैरवी कर रहे हैं, वो भी जल्दी वापस हो जाए। और कई लोग कहते हैं कि बच्चे जेलों में, जाट आरक्षण के मुकदमे में कोई भी बच्चा आज के दिन कहीं भी जेल में नहीं। ये सारी लोग अफवाहें फैलाते। तो उसमें सरकार ने 2017 में विधानसभा में एक नया कानून पेश किया, जिस प्रकार से 2013 में हमें BCB में शामिल ना करके एक अलग कैटेगरी बनाई, SBC, उसके तहत आरक्षण दिया, जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। उसके बाद जब 2017 में तत्कालीन सरकार ने जो आरक्षण दिया, उसको भी आपके भिवानी जिले के एक बीजेपी कार्यकर्ता से हाई कोर्ट में रिट डलवाई और वो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। आरक्षण हमें क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां हैं ही नहीं, तो आरक्षण का क्या लाभ हो। सबसे महत्वपूर्ण जो नौकरियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की नीतियां बनाने में और सरकार द्वारा बढ़ाई गई नीतियों को लागू करने में IAS और IPS, DC और SP का योगदान होता है। और वो नौकरियां कभी खत्म नहीं। आज 1999 में जब राजस्थान के जाट को धौलपुर और भरतपुर को छोड़ करके आरक्षण नहीं था, आपने कहीं देखा होगा कि हरियाणा में राजस्थान का कोई जाट या SP या DC था। लेकिन उस आरक्षण के आंदोलन, आरक्षण की प्राप्ति के बाद अगर 100 IAS IPS जाट समाज के सारे हिंदुस्तान से आते हैं तो 50 अकेले राजस्थान से आते हैं। वो केवल इसलिए तक उनको BCB में आरक्षण का लाभ मिला। आज भी हरियाणा में 5 SP जाट समाज के राजस्थान के, तो सबसे महत्वपूर्ण वो है। दूसरा, इस देश में 23 IIT हैं, 22 IIM हैं, 11 एम्स हैं, 786 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, और इन संस्थानों में दाखिला होना ही अपने आप में बच्चे को रोजगार मिलना है। और वहां एडमिशन जनरल के कितने होते हैं? 92-93% के। BC का एडमिशन कितना होता है? 63-64% का। और SC का एडमिशन कितना होता है? 45-46%। हमारे समकक्ष जाति जिनका हमारा हुक्का पानी शीर का, उनके हमारे बराबर खेती, हमारे बराबर उनका शैक्षणिक स्तर, हमारे बराबर उनका सामाजिक स्तर,
उनका बच्चा 68% वाला उस एम्स में एडमिशन हो जाता है, हमारा 93% की मेरिट गई तो 92% वाला भी रहे। तो इसलिए आरक्षण बहुत जरूरी है और इसके लिए जो हमारा अधिकार है, 1991 में हमें आरक्षण मिला पहली बार। चौधरी देवीलाल ने गुरनाम सिंह आयोग बनाया था, जब हमें मंडल कमीशन से बाहर कर दिया गया तो उस गुरनाम सिंह रिपोर्ट को जब मुख्यमंत्री हुकम सिंह बने कुछ समय के लिए उन्होंने लागू किया और 12 जातियों को शामिल किया गया। इसके बारे में विस्तार से दैया साहब बताएंगे, मैं तो तारा बीच में रहूं सारियान फिर जो है ना बताई जाए। तो वो भजनलाल की जो सरकार बनी उसमें ये राम कुमार गौतम जो आज भी नारनौल से विधायक है, इसके नाम से सुप्रीम कोर्ट में रिट दिलवाई गई। आलियो सैदो नारनौल गाय सफेदो तो बन रहा हो कितने तो बनो के सैदो विधायक, इसके नाम से सुप्रीम कोर्ट में रिट दिलवाई। और भजनलाल ने एक रामजी लाल, आपके ध्यान हो, राज्यसभा में एमपी बनाया था कुर्डियाला, उस रामजी लाल के नाम से आयोग बना के वह रिपोर्ट ही वापस ले ली, गुरनाम सिंह कमेटी की रिपोर्ट ही वापस ली। तो हमारे समाज के साथ सरकारों ने बहुत ज्यादतियां की और सबसे ज्यादा ज्यादती तो मैं कहूंगा आज के हमारे समाज के जो पॉलिटिशियन, चाहे वो कोई किसी पार्टी का, कोई हमारी आवाज नहीं उठाता। आप दूसरे समाज का कोई सम्मेलन हो, वो लोग किसी भी पार्टी में उनके सारे राजनेता एक जगह इकट्ठे होते हैं। मारल्यान कह दे वो आओगा तो मैं को नहीं आऊं, साड़ा आओगा तो मैं को नहीं आऊं, और हमारी आवाज कभी नहीं उठाती। एक समय था जब चौधरी छोटू राम जैसे नेता थे जिन्होंने समाज की चिंता की, चौधरी चरण सिंह जैसे हुए जिसने किसान कमेरे और समाज की चिंता की, लेकिन आज उस प्रकार का हमारे समाज के पास कोई नेता नहीं है और उसी की वजह से ये समाज अपनी दुरुक्ति दे दिया। तो इस आरक्षण की लड़ाई जीतने के बाद जब 2017 में ये फैसला हो गया तो उसके बाद जींद में एक मीटिंग करके बड़ी, जिसमें लगभग 5000 की हाजिरी थी। सारे समाज ने एक फैसला किया कि आरक्षण तो मिल गया, सरकार ने बिल भी पास कर दिया। यूं नहीं पता था कि यही सरकार बाद में धोखा देके इसको कोर्ट में लटकवाएगी। हमने मान लिया था, तो हमने ये तय किया कि आरक्षण का लाभ बच्चों को तभी होगा जब उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी कोचिंग मिले। तो शिक्षा के लिए तो स्कूल और कॉलेज हर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर पे हैं, लेकिन कोचिंग के लिए बच्चे श्यामा मुखर्जी नगर, कोटा, सीकर हम भेजते हैं तो बहुत महंगा है और सभी परिवार उसको सहन नहीं करते। तो उसी विचार के तहत जाट सेवा संघ का गठन किया गया और उसके तहत छोटराम धाम जो आज निर्माणाधीन है, जिसमें 650 बच्चों का हॉस्टल 14 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हो गया, उसमें पिछले 4 महीने से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स चल रहा है और दूसरी शिफ्ट 1 सितंबर से फिर शुरू हो रहा है। उसके लिए 31 अगस्त को रिटन टेस्ट है। किसी का कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो वो कोर्स करने में, तो वो 31 अगस्त को उसको टेस्ट के लिए भेज सकता है। तो ये जाट सेवा संघ के तहत छोटराम धाम का निर्माण प्रगति पे है और हमारे ऊपर जो समाज में ये दाग लगा, जाटों के वजह से भाईचारा बिगड़ा। जाट ने कभी भाईचारा बिगाड़ा नहीं, दूसरी जातियों की हमेशा मदद की और आज भी हम उसी स्थिति में, गांव में आज भी हम भाईचारे से उसी प्रयास में रह रहे हैं और आगे भी इस भाईचारे को हम अपने स्तर पर कामयाब रखेंगे। राजनीतिक लोगों की, पॉलिटिकल पार्टीज की जो बांटो और राज करो की नीति है, उससे सचेत करने के लिए हमने इस भाईचारा यात्रा का आयोजन किया है। सभी हलकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लोगों का रुझान है और लोगों को जागृत होना भी जरूरी है। दूसरा, उसका मौन तो लास्ट में करवाएंगे जी। हाँ, मैं वैसे देखो आज सरकार की नीतियां क्या है, सरकार में बैठे लोगों की सोच क्या है।
हमारे समाज में तो कोई आदमी किसी गली से गुजरता है और उड़े गोसा से लगता पा जाए तो चाहे वो जानता और ना जानता हो 2 मिनट उड़े बैठेगा गोडा मोड़ेगा। और इस देश के एक ऐसे महान राजनीतिज्ञ जो 26 वर्ष की आयु में एमएलए बना, जो 2 बार राज्यसभा का सदस्य रहा, लोकसभा का सदस्य रहा और केंद्र में मंत्री रहा और 5 स्टेट्स का गवर्नर रहा, सत्यपाल मलिक जी, उनके निधन पर सरकार ने उनको राजकीय सम्मान भी नहीं दिया और इस सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति ने 2 शब्द सांत्वना के या श्रद्धांजलि के भी उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोला, केवल इसलिए सत्यपाल मलिक हमेशा किसानों की और समाज की आवाज उठाता, गरीब और कमेरे की आवाज उठाता था। तो इसलिए आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आज हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं, सरकार की मंशा क्या है और उस मंशा से लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप कहीं वोट दें, किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक रहें, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि जब समाज की बात आती है तो समाज पहले, राजनीति बाद में। अगर समाज को आप इकट्ठा रख पाओगे तो किसी सरकार की, किसी हिटलर की कोई ताकत नहीं कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। और भाई अगर बटे रहे तो रोज रोज का नुकसान है। इसलिए पुनः इस अपील के साथ कि आप अपने समाज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए जहां भी समाज को आपकी जरूरत पड़े आप आगे रहें, समाज को इकट्ठा रखें, इसी में समाज की भलाई है। समय काफ़ी हो गया, आप लोग भी काफ़ी देर से बैठे हैं, बारिश का मौसम है, तो मैं तो अपनी बात को विराम देते हुए आप इस लड़ाई के लिए जितने लोग आए हैं, ये लोहारू हल्के की करीम है, सब जिम्मेवार व्यक्ति हैं। आप जहां जहां भी अपने गांव में जाएं इस बात का प्रचार करें, जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार है उसका जवाब दें। और ये जो छोटूराम धाम का निर्माण हो रहा है, इसको ये समाज जितना जल्दी तैयार कर लेगा उतना ही समाज का भला होगा। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कर्नाटक स्टेट में लियांगत का धाम है, वहां कोई भी, चाहे सोनिया गांधी जाए, चाहे राहुल गांधी जाए, चाहे मोदी जाए, अमित शाह जाए, सबसे पहले लियांगतू के धाम पे माथा टेकता है, उसके बाद कर्नाटक में घुसता है। पंजाब में चाहे कोई आंदोलन शुरू करे, चाहे कोई पॉलिटिकल व्यवस्था के लिए काम करे, सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेकता है, उसके बाद वहां घुसता है। तो आपके समाज के लिए ये छोटूराम धाम एक ऐसा स्वर्ण मंदिर बन रहा है, जिस दिन आप इसको पूरा कर लोगे, वहां से आपकी आवाज पूरे समाज में जाएगी। उस दिन इस देश का हर राजनीतिक व्यक्ति आपके चरणों में, छोटूराम धाम के चरणों में माथा टेकेगा। इसी बात के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जाट, जय छोटूराम।